महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राणे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कान के नीचे रख देने की उनकी टिप्पणी को लेकर पुणे में एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर हंगामा मचा रखा है। शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। जानकारी के अनुसार युवा सेना के शिकायत के बाद मंगलवार को पुणे शहर के चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस एफआईआर के बाद राणे की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस बात का दावा किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पर भी उन्होंने ये बात पहले कहा था कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं और मैंने अपराध नहीं किया है। 15 अगस्त के बारे में कोई नहीं जानता है क्या? तो अपराध नहीं है क्या? मैंने कहा था कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, ये शब्द थे और यह कोई अपराध नहीं है। वहीं शिवसेना कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए बयान के खिलाफ मुंबई में उनके आवास की तरफ विरोध मार्च निकाला गया और इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आपको बता दें कि राणे ने सोमवार को रायगढ़ जिले में भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए विवाद खड़ा कर दिया था। दरअसल उन्होंने कहा कि ठाकरे 15 अगस्त को राज्य के लोगों के लिए अपने संबोधन के दौरान स्वतंत्रता के वर्ष को भूल गए थे और अगर वह मौके पर मौजूद होते तो उनके कान के नीचे रख देते। राणे ने कहा था, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को आजादी का साल नहीं पता। वह अपने भाषण के दौरान स्वतंत्रता के वर्षों के बारे में पूछने के लिए पीछे झुके और मैं वहां होता तो एक जोरदार तमाचा मार देता। राणा ने कहा कि ठाकरे को उस दिन भाषण के दौरान बीच में ही अपने सहयोगियों के साथ आजादी का साल देखना था। राणे की टिप्पणी के बाद सत्तारूढ़ शिवसेना की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके कार्यकर्ताओं ने मुंबई और अन्य स्थानों पर कई पोस्टर लगाए, उन्हें मुर्गी चोर बताया और इसके पीछे 5 दशक पहले चेंबूर में उनके द्वारा चलाई गई मुर्गी की दुकान का संदर्भ था, वो भी बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ कार्यकाल चलाते वक्त। शिवसेना की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के सांसद विनायक राउत ने कहा कि राणे ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा नेतृत्व को खुश करने के लिए राणे शिवसेना और उसके नेताओं पर हमले करते रहे। मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रालय में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मोदी को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आज जो नारायण राणे ने जो एक स्टेटमेंट दिया है और उद्धव जी के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है, आज बड़ा तो शिवसेना के ऊपर से हो गया। आज हम लोग भी देखेंगे शिवसैनिक क्या है। अभी आ जाओ रास्ते में, आज सामने सामने देखेंगे। उन्होंने पत्थरबाजी चालू किया, हम लोग तो खाली निदर्शन कर रहे थे। लोकशाही का अधिकार है निदर्शन करने का, हम लोग तो निदर्शन कर, उन लोग ने पत्थरबाजी किया ना। जब आज शिवसैनिक आए, शिवसैनिक का गुस्सा है तो शिवसैनिक आई गई, उसमें बड़ी बात नहीं है। हम लोग शांत निदर्शन कर रहे थे। शिवसेना ने विरोध किया, हमारे घर तक आया, हम उनको कैसे छोड़ेंगे? यही बात आप भी कह रहे हैं, तो झगड़ा बढ़ने की कम होने की बढ़ गया। ठीक है, शुरू उन्होंने किए, खत्म हम उन लोग करेंगे। निदर्शन झालं, तुमच्यामध्ये त्याच्यामध्ये दगडफेक झाली, मारामारी झाली, काय सांगाल तुम्ही? तो जिस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तार हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अमल, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, दरअसल पहले जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया नारायण राणे की तरफ से और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो आम नागरिक नहीं है, वो मंत्री पद पर काबिज हैं और ऐसी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी हुई। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
बहुत अहम बात करी है और सबसे बड़ी बात इस बीच में ये है कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से जो लगातार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, भाजपा भी अब उसको लेकर प्रदर्शन के लिए बात कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल से अब आगे चलकर उनका एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो बीजेपी का वो जाके मीटिंग करेगा और सीधे सीधे तौर पर उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर सवाल खड़े करेगा। हमने देखा था नारायण राणे ने जिस तरीके से जन आशीर्वाद रैली में जो सीएम हैं उनके खिलाफ एक बड़ा निशाना बोला था और कहा था कि यदि अगर आप एक सीएम के पद पर हैं तो आपको 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, उसके बारे में यदि अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यकीनन योगेश, ये बहुत शर्मनाक की बात है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कि उनको थप्पड़ मार दूंगा या फिर किसी भी तरीके की बेइज्जती कर देना, ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हम भारत में रहते हैं, भारत में किसी भी इंसान के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कहीं से भी कहीं तक जायज़ नहीं है। तो वो तो खुद एक मंत्री के पद पर हैं, वो आगे चलकर देश के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, यकीनन बहुत गरीब खानदान से भी आते हैं। यदि अगर हम उनके हिस्ट्री की बात करें, 16 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था, शिवसेना से ही वो नेता थे। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूर्व शिख सैनिक ने आज के शिवसेना के वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। 16 साल की उम्र में नेता बनना कोई बड़ी मतलब कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी चुनौती की बात है। बहुत गरीब खानदान से आते हैं। यदि अगर हम उनके इतिहास के बारे में जिक्र करें तो मुर्गी बेचने का काम करते थे और साथ ही साथ कई ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आई थी। उनके बाद फिर 68 में वो शिवसेना को उनने एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। उसके बाद 80 से 85 का वो दशक था जब उनको कॉर्पोरेटर के तौर पर बनाया गया। 90 से लेकर 99 के दौर में शिवसेना से विधायक के तौर पर भी रहे। 99 में पहली बार सीएम बने महाराष्ट्र के और फिर उसके बाद उन्हीं की मतलब जो पॉलिटिक्स को ज़्यादा तौर पे देखता है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ज़्यादा तौर पे देखता है, तो वो ये चीज़ को साफ तौर पे कहेगा कि उनके बयान में कहीं ना कहीं बाल ठाकरे की जो है वो झलक जो है वो नजर आती है। बाल ठाकरे के सबसे ज़्यादा खास हुआ करते थे और उन्हीं के बेटे के ऊपर हमला बोला कि थप्पड़ मार दूंगा। आप यदि अगर 1999 का वो दौर देखेंगे तो जब उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी, क्योंकि कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे बड़ी शाही किस्म के लड़के हैं तो वो पॉलिटिक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे, फोटोग्राफर बनना चाहते थे। लेकिन जब 1999 में उनकी एंट्री हुई तभी से पूरे पार्टी के अंदर, शिवसेना के अंदर जो है वो गहमा गहमी का माहौल बन चुका था। राज ठाकरे जो थे वो भी बगावती तेवर दिखा चुके थे और उसके बाद नारायण राणे ने भी अपने बगावती तेवर दिखाए थे। उन्होंने फिर उसके बाद साल 2005 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद 5 के बाद 2009 में, यानी कि उनकी विवादित टिप्पणियों का दौर चलता रहा था। उन्होंने पार्टी आला कमान के ऊपर सीधे सवालिया निशान खड़े कर दिए थे और फिर उसके बाद 2005 के बाद 2009 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दिया और उसके बाद आज तक वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है। और उसके बाद इसी साल जब कैबिनेट एक्सपेंशन 2.0 हुआ तब हमने तस्वीरें देखी कि उनको राजस्व मंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बाद से ही जो तनातनी का दौर है वो शुरू हुआ, क्योंकि जब आप देख सकते हैं संसद की जो तस्वीरें निकल कर आई थी, संसद में किसी भी नेता का इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया गया था, विपक्ष के द्वारा बातचीत नहीं होने दी गई थी। इस तरीके का आरोप जो है वो सत्ता की तरफ से लगाया गया था। तो इसी को लेकर लगातार जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट के जितने भी मंत्री हैं, तो वो सबके सब जा रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में, जा रहे हैं अपने अपने जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर एक मतलब जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं ताकि वो जनता से सीधे सीधे तौर पर रूबरू हो सके, जनता की समस्या को समझ सके। और इसी तरीके से इसी क्रम में वो गए थे और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी और उसके बाद सीधे सीधे सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर एक बड़ा निशाना बोला है। निशाना बोलते उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि यदि अगर आप एक सीएम के पद पर काबिज हैं तो आपको 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं पता होगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, यकीनन शर्मनाक की बात है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से करी गई है उसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ उन्होंने कोरोना काल को लेकर कहा कि यदि अगर महाराष्ट्र में मदिरालय खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते हैं। डॉक्टर्स मरे, बच्चे मरे, जवान मरे, बूढ़े मरे, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उसके पीछे सीधे सीधे उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया है। जी योगेश। बिल्कुल अमल, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि बाल ठाकरे की कहीं ना कहीं झलक उनमें नजर आ रही है। बाल ठाकरे के साथ उन्होंने राजनीति की और उन्हीं के बेटे पर आज हमला किया है। बाल ठाकरे का अगर जिक्र किया जाए तो वो एक विशाल वट थे, लेकिन अगर उनके रूप में उन्होंने कभी किसी अवधि का या किसी राजनीतिक दल के जिस तरीके से वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने की अपेक्षा नहीं की, चाहत नहीं की और ये खुद मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और उसके बाद इतने महत्वपूर्ण गरिमामय पद पर रहने के बावजूद, इतने गरिमामय पद पर जो व्यक्ति बैठा हो उसके लिए
आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहां तक लाजिम है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है अभी तक कि हां राणे ने गलत बयानबाजी की थी। देखिए, जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं, लिहाजा ये बात कहीं से कहीं तक जस्टिफाई तो है ही नहीं कि जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने किया। क्योंकि यदि अगर आप सीएम पद पे यदि अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, सीएम की ही छोड़ दीजिए, यदि अगर कोई भी नेता है या फिर कोई कॉर्पोरेटर है या फिर आप आम इंसान की बात करें, हम पत्रकार हैं, हम अपने पत्रकार बंधुओं को इस तरीके से नहीं बोल सकते कि तुम्हें थप्पड़ मार देंगे। थप्पड़ कैसे मारा जा सकता है? आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, आप किसी को थप्पड़ मारेंगे? थप्पड़ मारने के खिलाफ कानून नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं जी योगेश? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अमल, कानून है, और अगर आपको कोई बात कहनी थी तो कानून के दायरे में आप कोई भी कार्रवाई की मांग भी उठा सकते थे। अगर वो भूल गए थे, अगर वो किसी चीज का अपमान कर रहे थे, अगर मान लीजिए वहां ध्वजारोहण का भी अपमान होता, अगर करते वो, तो आप कानूनी कार्रवाई के तहत पेश आइए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अमल कि राणे ऐसे मंत्री बने, ऐसे नेता बने जो कि पिछले 20 सालों में देखा जाए तो मंत्री रहते इन पर कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, एक ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के खिलाफ भी सवालिया निशान अब खड़े होना शुरू हो गए हैं। हम भी इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर दागेंगे, क्योंकि जब महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, 47 मंत्री हैं, 47 में से 27 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। बीते दिनों भी हमने एक तस्वीर देखी थी जो कि पूरे देश में एक ऐसा राज्य बना महाराष्ट्र, जिसके अंदर एक गृह मंत्री के ऊपर सीधे सीधे 100 करोड़ की उगाही का केस चला, और अभी तक जिसके ऊपर ईडी जो है वो छानबीन कर रही है, लगातार उनको बुलाया जा रहा है, वो भी जाने से मना कर रहे हैं। तो यदि अगर खुद के मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, खुद के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो आखिरकार एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि केंद्र में है, सेंटर में है, तो आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, उसके ऊपर वो भी बिना किसी नोटिस के। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारा शुक्रिया, तमाम सारा शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमल हमारे साथ जुड़े हुए थे, न्यूज़ रूम से सहयोगी हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये मांग उठ रही थी कि राणे की गिरफ्तारी की जाए, हालांकि उसके बाद कार्रवाई की गई। राणे, हालांकि आपको बता दें कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन महाराष्ट्र कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि इस पर सुनवाई करने के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ टिप्पणी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और राणे ने जुलाई माह में ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्री के रूप में पद संभाला था, और पुलिस की टीम मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए संगमेश्वर गई थी। राणे 20 साल में ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। राणे की गिरफ्तारी की आशंका उस समय बढ़ गई थी जब गिरफ्तारी में संरक्षण संबंधी उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल राणे की याचिका में प्राथमिकी दर्ज रद्द कर दी गई, और उसके साथ ही न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। तो केंद्रीय मंत्री राणे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता हालांकि संबित पात्रा ने कहा है कि नारायण राणे का जो मामला है गंभीर है, कुछ शब्द नारायण राणे ने प्रयोग किए होंगे, उससे बचा जा सकता है। महाराष्ट्र में 42 में से 27 ऐसे मंत्री हैं जिन पर केस है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ वसूली का आरोप है, क्या वे जेल में हैं? अनिल परख को पुलिस पूछती भी नहीं है। आज महाराष्ट्र में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। संजय राउत ने महिलाओं के खिलाफ कई बयान दिए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गौरतलब है कि राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए थे कि देश की आजादी के कितने साल हुए हैं। बाद में इसी संदर्भ में उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हुए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। खास बात यह है कि राणे खुद एक समय शिवसेना में रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राणे पहले शिवसेना में थे, बाद में वे कांग्रेस में आए और फिर 2019 में वह बीजेपी में शामिल हो गए।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रत्नाकर सिंह जी। जिस तरीके से अब मामला सामने आया है, दरअसल महाराष्ट्र का जो मामला आया है, राणे ने जिस तरीके से जो विवादित बयान दिया और राणे पर जो कार्रवाई की गई, अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये कार्रवाई गलत की गई। देखिए, ये पूरा महाराष्ट्र की जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नारायण राणे जी एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा को किस तरह से धूमिल करने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मारने की बात कही गई है। तो इसमें दोषी कौन है, ये पूरा महाराष्ट्र की जनता देख रही है। देखिए, महाराष्ट्र की संस्कृति कभी यह नहीं कहती है कि आप किसी को गाली दो, किसी को मारो, किसी को डराओ। महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी नहीं है। यह महाराष्ट्र की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र की जनता का यह 12.5 करोड़ की जनता है जिसका अपमान किया गया है नारायण राणे के द्वारा। इतनी ओछी राजनीति महाराष्ट्र में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए आज डेस्परेट दिख रही है कि वो किसी भी हथकंडे को अपनाने के लिए आज आतुर है, तो जनता भी समझ चुकी है कि किसको सत्ता में रखना चाहिए और किसको सत्ता से बाहर रखना चाहिए। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है। आने वाले बीएमसी चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता यही दिखाएगी कि किस तरह से गाली गलौज करने वाले असंस्कारी लोगों को यह महाराष्ट्र की जनता सत्ता की कुर्सी से दूर रखेगी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, पहले तो आपके नेता विवादित बयान देते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि यह कार्रवाई गलत हुई है। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है खेमचंद शर्मा जी से। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तमाम सारे आरोप ऐसे लगे हुए हैं शिवसेना के जो मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, उनके ऊपर, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये तो एक तरफ से पक्षपात हो गया ना कि बीजेपी के नेता ने कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर लिया तो उस पर तुरंत, वो भी मंत्री पद पर काबिज हैं, उस पर कार्रवाई हो गई केंद्रीय मंत्री के ऊपर, और जो राज्य में मंत्री बने बैठे हैं जो आए दिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, जिस तरह से नारायण राणे जी के जिस भाषा का उपयोग किया गया है, यहाँ पे किसी भी तरह के जो सरकार में भी बैठे हैं लोग, इस तरह की अमर्यादित भाषा, गाली गलौज वाली भाषा और मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाली भाषा अभी कोई किसी ने नहीं किया। हमने क्या मोदी जी को कहा है क्या कभी कि हम मोदी जी को थप्पड़ मार देंगे या मोदी जी के लिए कोई अपशब्द की भाषा हमने इस्तेमाल किया है क्या? कभी नहीं किया है। हमारी एक मर्यादा होती है, राजनीति में भी एक मर्यादा की सीमा होती है, और हमारे किसी नेता ने, महाविकास आघाड़ी के किसी नेता ने इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है जिस तरह से कि नारायण राणे जी ने मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री एक राज्य का सर्वोपरि होता है, उसको थप्पड़ मारने की बात इन्होंने कहा। यह बिल्कुल अशोभनीय है और बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इनके ऊपर जो है आईपीसी धारा 153 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया और उनको कस्टडी में लिया गया है, ताकि राज्य में ये फिर किसी तरह का भड़काऊ बयान न दे, जिससे कि राज्य में अशांति फैले और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझे। इस तरह का परिस्थिति को दरकिनार करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। तो यह बिल्कुल सरकार द्वारा जो है यह उचित कदम है, और नारायण राणे जैसे लोगों को जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी एक सबक है ये। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे किसी भी दल के नेता हों, सभी दल के नेता समय समय पर अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आते हैं। वो किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं किया जा रहा। दरअसल सभी पार्टी के नेता, इसमें होड़ लगी रहती है कि दरअसल कौन सबसे ज्यादा बदजुबानी कर सकता है। कुछ नेता ऐसे कांग्रेस में भी हैं, आपको मालूम होगा। देखिए, राजनीति में अगर व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर कटाक्ष करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो किसी दल का नेता हो। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को कटाक्ष करता है या गाली गलौज का शब्द प्रयोग करता है या इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे दल के विरोधी हो सकते हैं, हम उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं,
हम उनके कामों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करना किसी भी दल के नेता को शोभा नहीं देता तो है। ये दल और कार्रवाई यह क्यों नहीं हर करते? नहीं, अपने इन दल नेताओं के पे नेता को कार्रवाई इस क्यों तरह नहीं के गाली करते हैं? गलौज की भाषा से परहेज करना चाहिए। अपने ही नेताओं पर ये दल कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, पर्सनल टिप्पणी करता है, तो इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती दल द्वारा? देखिए, इस तरह का उदाहरण आप कांग्रेस में देखने को आपको मिल सकता है। हमने राहुल गांधी जी ने एक बार मैं अपने ही एक बड़े नेता ने जो है अभद्र टिप्पणी कर दिया था, तो उनको निष्कासित करने का काम जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने किया था। तो इस तरह की कार्रवाई हमारी कांग्रेस पार्टी में होती है। हमारी पार्टी में एक बहुत शालीनता के साथ व्यवहार किया जाता है और गांधीवादी पार्टी है। हम हिंसक बातों को या गाली गलौज या इस तरह के शब्दों का किसी तरह का कोई भी अगर प्रयोग भी करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। अरे कहाँ कौन कार्रवाई करते हैं भाई, आप बताइए ना। आप अपने कहिए तो मैं नाम बता दूं आपके यहाँ आपके नेताओं के। देखिए, उसमें शशि थरूर आप कब पीछे अमर्यादित जाएंगे भाषा तो बोलते हैं क्या आपके यहाँ? खड़गे साहब जी कब बिल्कुल अमर्यादित भाषा बोलते हैं क्या आपके यहाँ? आप बताइए ना कि कब नहीं, कार्रवाई हुई इन पर? ये नहीं, इतने इस तरह दिग्गज का नेता गाली हैं, नहीं गलौज नहीं, ये इतने दिग्गज नेता हैं, इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। आप कह रहे हैं कार्रवाई की जा रही है। अय्यर साहब आपके यहाँ कम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं क्या? जो ये कहते हो चुनावी दौर में, नहीं, जो ये कहते हो चुनावी दौर में कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और वापस जाकर के चाय बेचेंगे, और कहिए तो इससे भी ज्यादा अमर्यादित भाषा जो उन्होंने प्रयोग किया, कहिए तो वो भी याद दिलाऊं मैं। देखिए, चाय बेचने वाली टिप्पणी और एक किसी मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाली टिप्पणी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, अय्यर का ये नीच किस्म वाला बयान आपको नहीं याद है क्या? नहीं, अय्यर साहब का एक सेकंड, अय्यर साहब का नीच किस्म वाला बयान नहीं याद है क्या? नीच किस्म मर्यादित भाषा है। बात पूरी कर लेने दीजिए योगेश जी। देखिए, आप जो अय्यर जी के उदाहरण जो दे रहे हैं, अय्यर जी के ही ऊपर राहुल गांधी जी ने इस तरह का, उनका बाद में भी एक बार टिप्पणी आया था, तो उन्होंने राहुल गांधी जी ने उसको ऊपर एक्शन लिया था। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अभी पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह का अमर्यादित भाषा का अगर प्रयोग करता है तो पार्टी उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखिए, हम जनता की राजनीति करने आए हैं, हम किसी व्यक्ति की राजनीति करने नहीं आए हैं। अगर व्यक्ति कोई इस तरह का अभद्र भाषा किसी व्यक्ति को करता है, कटाक्ष बोलता है, तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नीतियों का विरोध हो सकता है, व्यक्ति का इस तरह से गाली गलौज करके विरोध नहीं किया जा सकता। खेमचंद शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन रत्नाकर जी, सभी लोग कहते तो हैं कि नीति और लोगों के जो अपने अपने वादे हैं, अपने अपने नियमों को लेकर के पार्टियां चलती हैं, नीतिगत पार्टियां होती हैं, लेकिन ये सभी जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में अब ऐसे नेता नहीं है या ऐसे नेताओं के अब विवादित बयान नहीं आते हैं, ये केवल पार्टियां बयान तक सीमित रहती हैं, ये जमीनी स्तर पर उतरती क्यों नहीं है? आपने कह दिया ठीक है, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रख दिया, आप अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, जाहिर तौर पर है, लेकिन वास्तविकता में ये धरातल पर उतरता नजर क्यों नहीं आता? जो आप लोग बोलते हैं उसे धरातल पर उतारिए तो। देखिए, मैं आपको योगेश जी एक बहुत चीज क्लियरली बताना चाहता हूं कि आज हमारे पार्टी में बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में कोई भी राजनेता है वो वक्तव्य देता है, लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 10 उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति के द्वारा मकसद जो हासिल करने की कोशिश करती है, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी जो है गाली गलौज पे उतर जाते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण भी दे देता हूं, याद दिला देता हूं कि किस तरह से मीनाक्षी लेखी जी यही किसानों को जो अन्नदाता हैं हमारे, उन किसानों को इन्होंने मवाली से संबोधित किया। तो एक अन्नदाता को आप मवाली के नाम से संबोधित करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको यही बात मैं याद दिला दूं तो उन्होंने बड़ी सभा में जो ऑन रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने गोली मारो ... आप इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता करते हैं। आज ही का उदाहरण देख लीजिए, आज ये केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे जी, वरिष्ठ मंत्री हैं, और इस तरह से किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, वो अभी महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री को अगर थप्पड़ मारने की बात करते हैं तो समझ जाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तरीय राजनीति और ऊंची राजनीति करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, या जितनी ओछी राजनीति करेंगे हम उतनी शक्ति से उभरेंगे, ये जितनी बदनाम करने की कोशिश करेंगे
हम उतने लोकप्रिय सरकार बनेंगे और जनता में लोकप्रियता हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। जितना आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनका प्रयोग करते हुए नहीं, बल्कि आप, क्योंकि जनता आपको इसलिए चुनती है कि आप उनकी कमियों को, जो उनके पास कमी है, जिस चीज़ का उनके पास स्वभाव है, उस चीज़ को आप सरकार तक, अगर विपक्ष में बैठे हुए हैं तो सरकार तक जाएंगे, सदन आपको पहुंचाती है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे संसद हो। आप कहीं भी, आपको अगर जनता भेजती है तो आप अपने मुद्दों को लेकर के जनता भेजना चाहती है कि उनके मुद्दों पर वहां चर्चा हो, उनके मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन देखा जाता है कि अब सदन की मर्यादा तक तार तार हो जाती है, वहां तक अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि वहां पर तो कम से कम शब्दों का एक गरिमा होती है, वो गरिमा तक अब नेता भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कार्रवाई आज की गई है, जो गिरफ्तारी आज की गई है, क्या लगता है कि मंत्री की इस तरीके से गिरफ्तारी, वो भी केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी राज्य में बिल्कुल सख्त तौर पर, मतलब सीधे तौर पर, उन्होंने क्योंकि कहा था उसके पहले, गिरफ्तारी होने के पहले उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें कोई दरअसल इस बात की जानकारी नहीं कि उनके खिलाफ एफआईआर की गई हो या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या ऐसे लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी जायज है? देखिए, केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी का कुछ वजह है, कुछ कारण है। आप अगर पीछे इसके जाएंगे तो आप देखिएगा, आज ही की घटना है कि किस तरह से नारायण राणे के घर के सामने एक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ पड़े और उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो इस तरह की घटना, जो बयानबाजी को रोकने के लिए और इस पे कंट्रोल लगाने के लिए, और इस तरह की घटना दूसरी जगहों पे न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है। महाविकास विकास आघाड़ी की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, मैं निश्चित तौर से ये कहूंगा कि ये एक्शन बहुत जरूरी था, क्योंकि बेलगाम और बदजुबान होते हुए नेताओं को इस तरह से उनके हद को दिखाना, उनके मर्यादा को सिखाना, यह कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण जो एक पद होता है, उस पद का जो है इन्होंने ध्यान नहीं रखा, इन्होंने गरिमा मर्यादा नहीं रखा और गाली गलौज के स्तर तक उतर पाए। तो इस तरह का जो है शिकायतें दर्ज हुई, जिसके आधार पे जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल सरकार ने जो है यह सही कदम उठाया है और उचित कदम उठाया है, ताकि राज्य में कहीं और दूसरी जगह इस तरह के हिंसक घटनाएं न हो, उसको रोकने के लिए कहीं कोई और इस तरह के नेताओं का बयानबाजी न आए, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। चलिए, खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपकी? ठीक है खेमचंद जी, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, दरअसल पहले एक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये बात का जिक्र करती है, तमाम सारे नेताओं के हमने बयान सुने हैं कि रिएक्शन पर मत जाइए, एक्शन पर जाइए। आज क्या भारतीय जनता पार्टी पर यह नियम लागू होता है कि रिएक्शन पर मत जाइए, एक्शन पर जाइए? देखिए, जो आज महाराष्ट्र में हुआ है वो दुखद है, वो असंवैधानिक है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को आप इस तरीके से गिरफ्तार करते हो बिना नोटिस के, बिना बात के। और दूसरा, कैबिनेट मिनिस्टर की गिरफ्तारी के साथ पूरे महाराष्ट्र में जंगल राज आज फैला दिया गया है। हर जगह वहाँ पे हुड़दंग हो रहे हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, हर जगह मारपीट हो रही है, हर जगह पत्थरबाजी हो रही है। महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? वहाँ पे जंगल राज है, वहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। शिवसेना जो गाली गलौज के आधार पे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रही है, वही शिवसेना गाली गलौज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और इवन ये जो सिटिंग जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ साल पहले, 2 साल पहले लगभग, योगी जी को भी ये बोला था कि मैं उनका जो जूता उठाकर उन पे मारना चाहता हूँ। और उनके एमपी और उनके नेताओं ने, जो हमारी एक महिला एक्टर हैं, हम सभी जानते हैं, कंगना जी, उनका मुंह तोड़ने की बात की थी, उनको महाराष्ट्र में ना घुसने देने की बात की थी। और किस तरीके से हम सब जानते हैं कि संजय राउत ने नोटी शब्द कह के अपने आप को छुड़ा लिया था और उनके कार्यालय को तोड़ा गया। जब ऐसे लोग जो खुद से माता बहनों को भी गाली देते हैं, माता बहनों को भी नहीं छोड़ते, वो अपने नेताओं पे चुप्पी साध लेते हैं, अपनी पार्टी पे चुप्पी साध लेते हैं, उनका जो सर्वोपरि उद्धव ठाकरे जो चुप हो जाते हैं। और आज जो कथित बयान को लेके वो एक कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार करवा लेते हैं, असंवैधानिक है, बिल्कुल दुखद है। और अगर कोई बात की गई है तो आप एफआईआर करते, कोर्ट में केस जाता, कोर्ट जो भी निर्णय लेती उसके आधार पे जिसको भी सजा मिलनी है वो सजा मिलती। आपको इतनी जल्दबाजी क्या है? आप बिना कोर्ट में जाए आप कैसे
बिना किसी वारंट के, बिना किसी आदेश के आप कैसे कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकते हैं? इसके पीछे एक ही रीजन है, जो जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में निकल रही है, उससे जो ये गठबंधन है पूरी तरीके से डर गया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना वहाँ बौखला गई हैं और उसी बौखलाहट में कि जन आशीर्वाद यात्रा को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उसको लटका जाए, भटका जाए, उसी की वजह से इन लोगों ने नारायण राणे जी को गिरफ्तार करने का काम किया है और जनता इसका जोरदार जवाब देगी। चलिए खेमचंद शर्मा जी, खैर आपने तो रुख किया था मुंबई हाई कोर्ट का, लेकिन मामले को सुनने से इनकार साफ तौर पर कर दिया था। अब दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। खेमचंद जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और रत्नाकर सिंह जी हैं कांग्रेस की तरफ से। खेमचंद जी आप ही के पास आएंगे, उसके बाद रत्नाकर जी के पास चलेंगे। आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत की गई है, कार्रवाई जो हुई है बिल्कुल निराधार है। आप ये बताइए, आप मंत्री हैं, आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप एक कॉमन, वो तो मुख्यमंत्री को आपने टिप्पणी कर दी, आप एक कॉमन पर्सन को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करिए? किस मंत्री को या किस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसने और कब ये बात की इजाजत दे दी? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो वो व्यक्ति जिसको गाली दी गई है या जिसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया है वो कोर्ट में जा सकता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम है और उसके अनुसार हमारा जो सिस्टम है वो काम करेगा। कौन रोकता है? हम तो इसको बढ़ावा देते नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, हमारे किसी भी नेता को अमर्यादित रूप से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का साफ साफ स्टैंड है। लेकिन आप उसका बहाना लेके आप खुद कैसे हो? आप ये तो देखिए, आपका हर नेता गाली गलौज करता है। आपकी पार्टी का आप खुद अगर ये गाली-गलौज ऐसा है करते तो हो। आपकी पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी तुरंत करते हो। मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए था। तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था कि आपके भाषा का, आप भाषा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप देश की जनता को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे भाई? आप अगर किसी संवैधानिक व्यक्ति को, बैठे हुए व्यक्ति को, उसकी मर्यादा को तार तार कर देंगे, उसके लिए अमर्यादित, किसी भी पार्टी का हो, मैं केवल आपकी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैंने भी कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही बात कह रहा था। उनसे भी मैंने, उनके भी नेताओं का मैंने उदाहरण भी दिया, नाम लेकर के मैंने उदाहरण दिया। आपने सवाल कर लिया तो मेरे को बोलने का मौका दीजिए, नहीं जी, तो बोलिए। क्या होगा कि बात पूरी नहीं हो पाएगी। बोलिए। आपने कांग्रेस से पूछा तो कांग्रेस से आपने याद दिलाया कि सोनिया गांधी जी ने किस तरीके से अभी वर्तमान पीएम को मौत का सौदागर बोला था। किस तरीके से लगातार ये लोग टीका टिप्पणी अमित शाह जी और मोदी जी पे करते हैं, हम सभी जानते हैं। उनकी जाति तक पहुंच गए थे, उनको नीच तक उन्होंने कहा था। वैसे ही जो शिवसेना लगातार, मैंने अब बताया आपको योगी जी पे किस तरीके से अभद्र टिप्पणी अभी के जो वर्तमान वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी सीएम है उन्होंने की, और उनके नेताओं ने माता बहनों तक को नहीं छोड़ा। उनका मुंह तोड़ना है और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की बार बार घटनाएं महाराष्ट्र में आती है। ये सिर्फ एक बहाना लेना था क्योंकि ये घर गए। जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरीके से जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहा है, ये लोग। रत्नाकर सिंह जी, अभी आपने सुना कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, दरअसल कांग्रेस के नेता या जिस तरह के शिवसेना के नेताओं के द्वारा भी जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था, और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, वो कहां तक जायज था? देखिए, जिस तरह से खेमचंद जी ने अभी अपनी बात को पूरी की और उसमें कहीं पे भी मुझे ये दोषारोपण के सिवाय कहीं पे भी ये नहीं लगा कि इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं, इस तरह के व्यक्ति जो है और अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, तो इससे कहीं इनको खेद व्यक्त करते हुए मैंने नहीं देखा। तो कहीं न कहीं ये अपने लोगों को जो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि किस तरह से एक अभिनेत्री जो है कंगना रनौत जी ने भी मुख्यमंत्री को तुम तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था और उस पर इन्होंने खेद व्यक्त करने की जगह और उल्टा जो है दोषारोपण करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं। दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अभी नारायण राणे जी अपनी आशीर्वाद जन यात्रा इतनी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं कि ये इससे सरकार डर गई है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज जो जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में कर रही है और कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा व्यक्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकलिए,
एक तरफ तो वह लोगों को यह समझा रही है और दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है और अथाह जो है लोगों को इकट्ठा कर रही है। आपने देखा होगा, फुटेज भी, वीडियो ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध हैं, किस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया और हमने इस पे कार्रवाई भी की है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरी होने पे भी निकलिए, और दूसरी तरफ आप जन आशीर्वाद यात्रा को आपका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप दोहरी नीति है आपकी। आपको जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी तो बनती नहीं है। आप तो जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे, लेकिन हमारी जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी सरकार की बनती है। इसलिए हमने इस तरह के राज्य में कोई हिंसक घटनाएं फिर से न हो, इस तरह से कोई मंत्री जो है अनर्गल भाषा का प्रयोग न करे, इसलिए हमने उनको पुलिस कस्टडी में लिया है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। खेमचंद जी, रही बात ये महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की, तो इन्होंने बहुत बार महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की बहुत बार कोशिश की है, और जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि इन्होंने 100 करोड़ का पूर्व गृह मंत्री के ऊपर भी इल्जाम लगाया था कि किस तरह से 100 करोड़ का यह रिश्वत खाते हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार जो है ये करप्शन वाली सरकार है। इस तरह का तमाम आरोप इन्होंने लगाया, लेकिन हालिये में अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जिस पूर्व कमिश्नर ने, परमवीर सिंह ने, पूर्व गृह मंत्री पे आरोप लगाया था, वो खुद भ्रष्टाचार के मामले में घिर गए हैं। आज उनके ऊपर कई FIR दर्ज हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं आप यह जो है राजनीति से प्रेरित महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे महाविकास आघाड़ी सरकार बदनाम नहीं होगी। आपकी मंशा चाहे जितनी भी सत्ता पे काबिज होने की हो, जितनी भी लोगों को झूठ बोलने की हो, दूसरा एक प्रारूप दिखाने की हो, लेकिन यहाँ के महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ के लोग बहुत शालीन और सभ्य हैं और समझदार हैं। इसलिए वह जानते हैं कि आप लोग किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, और महाविकास आघाड़ी सरकार वो जनता के लिए कितनी समर्पित है और संजीदा है, यह लोग भी देख रहे हैं। आप यह जानते होंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार यहाँ पे मुंबई और महाराष्ट्र एक कोरोना सेंसिटिव एरिया है। बहुत तेजी से यहाँ पे कोरोना फैला हुआ था। उस दौरान उस सेंसिटिविटी इतनी हद तक है कि हमने बहुत कोशिश करने के बाद आज कोरोना पे कंट्रोल किया, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा करके यह सरकार हमारे जो है इतने जो काम किए गए हैं उस पर पानी फेरने का काम करना चाहती है। खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो खेमचंद शर्मा जी, अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल करके जो कंट्रोल कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार ने पाया है, अब उस पर पूरा पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सत्ता पर काबिज होने के लिए कितने भी छल कर लीजिए आप, जनता आपको समझ गई है, अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पे किस तरीके से कंट्रोल पाया ये हम सभी ने देखा। किस तरीके से वो हाथ पे हाथ रख के जो सेकेंड वेव से पहले बैठे रहे, किस तरीके से वहाँ व्यवस्था हुई, किस तरीके से उन्होंने कोई भी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे नहीं बढ़ाया, और उसी की वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशानी हुई, सबसे ज्यादा वहाँ पे मृत्यु हुई, सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे पीड़ित हुए। अब जब स्थिति कंट्रोल में है और जब हम यात्रा निकाल सकते हैं तो उसी समय यात्रा निकाली जा रही है, और यात्रा में हर तरीके से कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना के प्रिंसिपल्स हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। ये लोग जनता के रिस्पॉन्स की वजह से, जनता का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये डरे हुए हैं, और डर की वजह से आज इन्होंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया है, जो पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसके खिलाफ है। और ये लोग जो आज जिस चीज का बहाना लेके गिरफ्तारी कर रहे हैं, इनके लिए तो ये दिनचर्या है, और आज पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने अव्यवस्था फैलाई हुई है। हर जगह इनके जो कार्यकर्ता हैं, या कार्यकर्ता कम गुंडे में कहूंगा, वो हर जगह जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को ध्वस्त कर रहे हैं, वहाँ पे पत्थर फेंक रहे हैं, वहाँ पे आगजनी कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं, दोनों तरफ से हो रहा है खेमचंद जी, दोनों तरफ से हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से चली है। जगह सेल्फ डिफेंस हो सकता है, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, एनसीपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि उनके पीछे सरकार है, पुलिस है, तो वो गुंडागर्दी कर सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने आज जंगल राज फैलाया हुआ है, हर जगह उन्होंने अराजकता का माहौल बना दिया है। तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। अराजकता का माहौल महाराष्ट्र में बनाते हो, हर जगह आप मारपीट करते हो, हर जगह आप इस तरीके का उपद्रव करते हो, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? ठीक है,
रत्नाकर जी, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? फाइनल कमेंट आपका। देखिए, खेमचंद जी जो कह रहे हैं, मैं इनकी बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं हूं, क्योंकि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह यात्रा होनी चाहिए और कोरोना में हम लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पे आंकड़ों को किस तरह से छुपाया गया है ये पूरी दुनिया ने देखा है। उत्तर प्रदेश के का ही उदाहरण ले लेता हूं तो 1 लाख फर्जी टेस्ट गया है इन्होंने, वो भी लोगों ने देखा है। 14 मंत्री वहां पे कोविड की वजह से मरे, 14 एमएलए मरे, जिसमें से 3 मंत्री थे। तो वो कहाँ पे सबसे ज्यादा त्रासदी हुई, लोगों ने ये देखा। हमने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं छुपाया है और जो सच्चाई थी वो जनता को बताया है। आपने तो आंकड़े छुपा के आपने तो सच्चाई लोगों तक जाहिर होने ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में 10-10, 15 लोग मरे हैं। 1 लाख के करीब गांव है वहां पे, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने लोग वहां पे मरे थे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो ये दोहरा चरित्र की, तो मैं इनको बता दूं कि कांवड़ यात्रा पे तो आप रोक लगा लेते हैं। सरकारें जो हैं, जहाँ पे हमारी सरकारें हैं या दूसरे राज्यों में जो दूसरे पार्टी की सरकारें हैं, हर जगह पे कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई। यह चूंकि एक अध्यात्म धार्मिक एक चीज है जिसको लोग करते हैं, जाते हैं कांवड़ यात्रा में और पैदल मार्च करके शिव की भक्ति करते हैं। लेकिन उस पे लोगों को समझा दिया गया कि भाई कांवड़ यात्रा मत करिए, कोरोना महामारी फैल रही है, इस समय आप मत करिए। तो लोगों को यह पाबंदी लगा दी गई। दूसरी तरफ ये पाबंदी लगाने की जगह और जन आशीर्वाद यात्रा करके और भारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतना, सिर्फ आपको राज्यों में सरकार बनाना, ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। लोगों के प्रति आपकी संवेदना भी दिखनी चाहिए। आप संवेदनहीन और सिर्फ सरकार बनाने के लिए अपनी जो चाहिए वो आप करते हैं। लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये लोग देख रहे हैं। खेमचंद जी, आपसे, आप धर्म और आस्था के प्रति इतना सक्रिय रहते हैं और उसके बावजूद आपने कांवड़ यात्रा, कई राज्यों में सरकारें हैं वहां पर रोक लगाई गई कि कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जन आशीर्वाद रैली जिसमें समूह इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति तक जा नहीं सकते हैं कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं होता, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। नहीं, दोनों में बड़ा फर्क है। हम कहीं भी बड़ी सभा नहीं कर रहे हैं। यात्रा जो निकल रही है, छोटे छोटे ग्रुप में मिलने का, संवाद करने का प्रयास चल रहा है। और जो माननीय मंत्री हैं वो खुद एरिया में जा रहे हैं, खुद वो गांव में जा रहे हैं, खुद वो लोगों से मिल रहे हैं, ना कि बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। बड़ी बड़ी रैलियों ना करने का सीधा सीधा निर्देश हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम जो भी कांवड़ रैलियां कर रहे हैं और उसमें कोविड और नियमों का सारा पालन कर रहे हैं, आपका ये कहना है। चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है राणे के ऊपर, ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और दरअसल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आने लगे हैं।